वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है वनम, जिसका मतलब है फॉरेस्ट, जंगल, वन। और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो नवंबर 26 तारीख को थिएटर में रिलीज हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद सिंपली साउथ नाम के एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक हिस्टोरिकल सस्पेंस मूवी है। मतलब बॉयज हॉस्टल में कुछ लड़के लगातार सुसाइड करते रहते हैं। इसके पीछे राज क्या है, हमारा हीरो ये जानने की कोशिश में लगा रहता है। कुछ महीनों पहले मैंने इसी हीरो की एक मूवी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका नाम था जीवी। ये मूवी भी कुछ इसी टाइप की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। 1946 के दौरान सिरुमलई नाम के किसी एरिया में जमींदार वानाती रायन नाम का एक बंदा रहता था। अब जमींदार का मतलब ही यही था, काफी सारा पैसे वाला। सो इस जमींदार को पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। वानाती रायन दुनिया के कोने कोने में जाकर वहाँ की अनमोल चीजें खरीद लेता था। एक दिन वानाती रायन को चाइना के एक मैजिकल मिरर के बारे में पता चलता है। उस आईने को एक जादूगर ने बनाया था और उस आईने की खास बात ये थी कि वो आईना हमारे पूर्व जन्म को दिखाता है। मतलब हम हमारे पूर्व जन्म में कैसे दिखते थे। सो वानाती रायन को ये बात पता चलती है कि वो आईना फिलहाल बर्मा में मौजूद है। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने बर्मा पर हमला कर चुके थे। बर्मा में ऑलरेडी कुछ तमिलियंस रहते थे। उन सारे तमिलियंस को अपने घर जाना पड़ा। सो इसी दरमियान में वानाती राय बर्मा जाता है। उस आईने को ज्यादा पैसे देकर ये खरीद लेता है। उस आईने को घर लाने के बाद वानाती राय अपने आप को उस शीशे में देखता है तो वानाती राय एक बूढ़े शक्ल में नजर आता है। उसके बाद सीन फिर से 2018 में शिफ्ट होती है। गांव का नाम है वनत्तिपाराय। उसी गांव के किसी एरिया में एक तितली पैदा होती है। उसी गांव के किसी दूसरी जगह पर बॉयज हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। 3 पेंटर्स आकर वहां की पेंटिंग करते रहते हैं। लंच आवर होने पर वहां का बॉस पलनी नाम के एक पेंटर से काम स्टॉप करने के लिए कहता है, लंच खाने के लिए कहता है। लेकिन पलनी इन दोनों से कहने लगता है कि भाई अभी भी थोड़ा काम बाकी है, इस काम को खत्म करके मैं आऊँगा, आप जाइए ना। और उस वक्त पलनी एक रूम का नंबर लिख रहा होता है, 1013। वो दोनों लोग जाने के बाद पलनी अपनी दारू की बोतल निकालकर गटकने लगता है। फुल शराब पीने के बाद पलनी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, यहाँ पर बुलाता है कुच्ची कुच्ची करने के लिए। जब इसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है तो पलनी उस गर्लफ्रेंड को ये कहकर डराने लगता है, अगर तुम नहीं आई तो हमारे पर्सनल वीडियोस में टिकटॉक पे अपलोड कर दूंगा। मैं तुम्हारा 1013 रूम नंबर में इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ फौरन। ऐसा कहने के बाद पलनी फौरन उस रूम में जाता है। अचानक से उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद पता नहीं पलनी को क्या हो जाता है। इसका सर गोल गोल घूमते रहता है। इसके दिमाग में कुछ अजीब की फ्रीक्वेंसी आती रहती है। जब तक पलनी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती तब तक पलनी अपने आप को फांसी लगा चुका होता है, वो मर चुका होता है। उसके बाद सीन फिर से 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर AKV नाम के एक आर्ट्स कॉलेज को दिखाया जाता है। कुछ लोग इस कॉलेज की यहाँ की स्टूडेंट्स की लाइफ करते रहते हैं। इन्हीं स्टूडेंट में से एक बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम है मगिल, जो फिलहाल दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बना रहा होता है। उसके बाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, इसका नाम है अरुण गोपाल। हर एक बंदा इस कॉलेज के बारे में अपना अपना ओपिनियन देते रहता है। उसके बाद चेन्नई में जास्मिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जास्मिन एक डॉक्यूमेंट फिल्म मेकर होती है, उसी तरह से एक YouTube चैनल भी रन करती रहती है। तभी जास्मिन फेसबुक में उस कॉलेज का लाइव देखती रहती है और जास्मिन उस कॉलेज जाकर उस कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ मगिल उसी बॉयज हॉस्टल में रहते हुए अपनी पढ़ाई करते रहता है। उस हॉस्टल का वार्डन हमेशा मगिल को डांटते रहता है। कोई ना कोई छोटा बहाना मिल जाए मगिल पर ब्लेम करते रहता है। सो एक दिन वो वार्डन मगिल और उसके फ्रेंड्स को 1013 में शिफ्ट करने के लिए कहता है। मगिल बेचारा उस वार्डन को समझाने की कोशिश करते रहता है कि सर हमने आपके बारे में प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसके बावजूद भी वो वार्डन मगिल और उसके दोस्तों को उस रूम में भेज देता है। और एक्चुअली ये रूम बहुत दिनों से खाली पड़ा है। सो वो स्टूडेंट्स इस रूम की साफ सफाई करके अपने सामान को सेटराइट कर लेते हैं। रात होने के बाद मगिल अपने रूम से बाहर जाता है अपनी माँ से बात करने के लिए। इस तरफ मगिल का एक फ्रेंड जिसका नाम होता है वसंत, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ VC में कान करते रहता है। फोन में बात करने के बाद जब मगिल इधर उधर टहल रहा होता है तभी इसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। इसे देखकर मगिल बहुत घबरा जाता है। खैर दूसरे दिन जास्मिन इस कॉलेज में आती है इस कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। यहाँ आने के बाद जास्मिन अरुण से जा मिलती है और अरुण को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, इसका एक YouTube चैनल भी है और फिलहाल जास्मिन इस कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है। तो प्रिंसिपल भी इसके लिए हाँ कह देता है। इसी बातों ही बातों में जास्मिन मगिल के बारे में पूछने लगती है
क्योंकि उस दिन फेसबुक लाइव पर मगिल ने दीवार पर एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। सो जास्मिन मगिल के पास जाकर उसका इंटरव्यू लेने लगती है। इंटरव्यू के दौरान जास्मिन मगिल से ये सवाल करने लगती है, आपने उस दिन जिस पेंटिंग को पेंट किया था उसकी इंस्पिरेशन क्या है। तो मगिल अपनी कहानी को सुनाने लगता है। बचपन में मगिल और एक और लड़की बहुत अच्छे दोस्त थे। जब ये दोनों खेल रहे थे, मगिल को किसी जगह पर एक कुत्ते का बच्चा नजर आता है। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद वो लड़की उस गांव से जाने लगती है। सो मगिल उस लड़की को ये कुत्ता गिफ्ट पे देता है। ये कहानी सुनने के बाद जास्मिन मगिल को पहचान लेती है। वो लड़की और कोई नहीं, जास्मिन ही थी। सो देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। खैर इसी दरमियान में एक दिन जास्मिन अरुण का इंटरव्यू लेने लगती है। अरुण कहने लगता है कि गवर्नमेंट के पास से इसने इस कॉलेज को लीज पर लिया हुआ है, क्योंकि अरुण गोपाल को पहले से ही आर्ट से बहुत प्यार होता है। इस कॉलेज के जरिए से ये नौजवानों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता है। उसके बाद जास्मिन अरुण से ये सवाल करने लगती है कि मुझे ये बात पता चली कि आप पूर्व जन्म के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं, क्या आप पूर्व जन्म को मानते हैं। अरुण कहने लगता है, हाँ पूर्व जन्म जरूर होते हैं। डॉक्टर स्टीवनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च भी की। अरुण के रिसर्च में ये बात पता चली कि रीबॉर्न की थ्योरी जरूर होती है। कुछ लोगों को अपना पूर्व जन्म याद होता है, कुछ को नहीं। लेकिन जैसा मूवीज में होता है, पूर्व जन्म ऐसा नहीं होता। अगर ये इस जन्म में इंसान है तो पिछले जन्म में कोई कुत्ता, बिल्ली या तो फिर कोई इंसेक्ट भी हो सकता है। अगर इस जन्म में मर्द है तो पिछले जन्म में औरत भी हो सकता है। खैर दूसरी तरफ वसंत सिगरेट पीने के लिए किसी जगह पर आता है और देखते ही देखते पता नहीं इसे क्या हो जाता है, इसका सर गोल गोल से घूमने लगता है। इसके दिमाग में कुछ अजीब की फ्रीक्वेंसी आने लगती है। बेचारा जोर से चीख मार के वहीं पर गिर जाता है। रात होने के बाद जास्मिन उसी कैंपस में घूमती रहती है, जहाँ पर जास्मिन को एक स्टैचू नजर आती है। तभी जास्मिन के पास मगिल आता है। जास्मिन मगिल से कहने लगती है, क्या तुमने पहले कभी इस स्टैचू को देखा है। मगिल कहने लगता है कि ये स्टैचू तो मेरे रूम के बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं तो उसको हर रोज देखता हूँ, इसमें क्या स्पेशलिटी है। जास्मिन कहने लगती है, पता नहीं क्यों ये स्टैचू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। तभी उसी वक्त मगिल का फ्रेंड कॉल करके हॉस्टल बुलाता है, क्योंकि वार्डन से रोन मार रहा है। जब मगिल अपने रूम के पास जाता है, वहाँ पर ऑलरेडी वार्डन होता है। इतनी लेट से बाहर से अंदर आया हुआ देखकर वार्डन मगिल को अंदर आने नहीं देता, बाहर सोने के लिए कहता है। इस तरफ जास्मिन इस स्टैचू के साथ सेल्फी ले रही होती है। तभी उसी पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। इसे देखकर जास्मिन बहुत घबरा जाती है। जास्मिन यही बात मगिल को कॉल करके बताती है। मगिल इस बात को लाइट लेने के लिए कहता है। तभी एक तितली आकर मगिल की आंख को टच करती है। जब मगिल इस तरफ अपना सर घुमाता है तो इसको वसंत नजर आता है, जो हैंगिंग में होता है। मतलब वसंत सुसाइड करके मर चुका है। दूसरे दिन पुलिस वाले आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वसंत के मरने के बाद बेचारा मगिल बहुत अपसेट हो जाता है। जास्मिन मगिल के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारे हॉस्टल में ये पहली मौत नहीं है। 2018 में एक पेंटर ने सुसाइड कर लिया था 1013 रूम में। इसके बारे में एक अखबार ने आर्टिकल भी छपा था। यह सुनने के बाद मगिल कहने लगता है कि उस सुसाइड का और वसंत की सुसाइड के बीच कोई ना कोई लिंक जरूर है। जब मैं पहली बार उस रूम में गया था तो मुझे कुछ अजीब के फ्रीक्वेंसीज आने लगे थे। उसके बाद मगिल वार्डन से जा मिलकर ये कहने लगता है कि इसे उस रूम में नहीं रहना। उस रूम में 2 सुसाइड्स हो चुके हैं। लेकिन वो वार्डन मगिल के बातों को इग्नोर करते हुए उसे एक छापा लगाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद मगिल उस रूम के दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है। उस रूम को ताला डाल देता है। मगिल और जास्मिन ये दोनों उस अखबार ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर 2018 में वो न्यूज छपी थी। लेकिन फिलहाल अब ये ऑफिस न्यूज ऑफिस नहीं है। जैसे जैसे सोशल मीडिया बूम होने लगा, इन्होंने इस ऑफिस को बंद करके लाइब्रेरी बना दिया। सो जास्मिन उस बंदे को 2018 की न्यूज दिखाती है और इसके बारे में आर्टिकल्स पूछने लगती है। सो ये बंदा इन दोनों को किसी स्टोर रूम में भेज देता है। उस कमरे में इसके रिलेटेड कुछ न्यूज मिल सकती है। जब ये दोनों उस कमरे में जाकर उस आर्टिकल को सर्च कर रहे होते हैं तो इन दोनों को एक किताब नजर आती है। उसी किताब में एक बड़ी वाली तितली की स्केच भी होती है। इस बुक को देखने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है कि ये किताब जमींदार वनता राय की बायोग्राफी है और इसकी बायोग्राफी को लिखने वाला उर्चावन नाम का एक राइटर था। सो ये दोनों इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि उस आर्ट्स कॉलेज का फाउंडर यही जमींदार होता है। खैर उर्चावन लिखता है कि मेरा नाम उर्चावन है, मैं एक बहुत बड़ा राइटर हूँ, मेरा एक अच्छा नाम है। जमींदार वनता राय ने अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए मुझे सेलेक्ट किया। सो मैंने वनता रायन के बारे में जानने लगा। वनता रायन को पुरानी चीजों से बहुत प्यार है।
दुनिया के कोने कोने में जाकर ये ऐसी चीजों को कलेक्ट करते रहता है। लेकिन वनतारायण का एक और चेहरा भी है, क्रूर चेहरा। वनतारायण गांव की हर एक औरत पर बलात्कार करता था। बलात्कार करने के बाद उस औरत की नाक की नथनी काट के अपने पास रख लिया करता था। ऐसे इसने काफी सारी नथनियों को जमा कर चुका था। गांव में हर एक औरत इसके बारे में बुरा ही बोलती थी। जो कोई भी औरत इसके पास आकर हाथ फैलाती वो इसकी इज्जत लूट लेता था। वनतारायण की कोई भी संतान नहीं है। इसकी एक लौती संतान मर चुकी है। बाद में वनतारायण ने एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन जब वो लड़का जंगल में गया शिकार करने के लिए, शेर ने वनतारायण के बेटे को मार के खा गया। इसीलिए वनतारायण एक राइटर रखकर इसके बारे में अच्छी बातें लिखवाते रहता है, ताकि आगे जाकर लोग इसके बारे में जाने, इसकी अच्छाई के बारे में जाने। और वनतारायण उर्चावन को इसकी बुराइयां छुपाने के लिए कहता है। खैर इसी दरमियान में एक दिन उर्चावन उस रूम में जाता है जहाँ पर वनतारायण ने पुरानी चीजों को रखता था। उसी रूम में उर्चावन उस मैजिक मिरर को देखा। उसी तरह उर्चावन ने उस मिरर में अपने पूर्व जन्म को भी देखा। खैर कुछ दिनों बाद वनतारायण कुछ ज्योतिषियों को बुलाकर इसका फ्यूचर बताने के लिए कहता है। पंडित कहने लगते हैं कि आने वाले दिन वनतारायण के अच्छे दिन नहीं है। वनतारायण पूछने लगता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं फ्यूचर में जाकर मेरा नाम रोशन हो, मेरा नाम स्थिर हो। पंडित कहने लगता है यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कुछ ट्राइबल्स रहते हैं जो पलची नाम की देवी को पूजते रहते हैं। उस देवी को बहुत मानते हैं वो लोग। अगर वनतारायण ने उस जगह पर यूनिवर्सिटी को बनवाया तो इसका नाम रोशन हो सकता है। सो रात होने के बाद वनतारायण उस ट्राइबल के एक बंदे को अपने पास बुलाता है, जिसका नाम है मारी। और मारी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे एरिया में एक यूनिवर्सिटी को बनाना चाहता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके लिए मैं तुमको बहुत पैसा भी दूंगा। मैंने सुना है कि बाहर वाले बंदे तुम्हारे गांव में दाखिल नहीं हो सकते। मारी कहने लगता है हाँ महाराज, हमारे गांव में मल्ली नाम की एक प्रेग्नेंट औरत रहती है जो नेचर से बहुत प्यार करती है। जंगल का हर एक कोना कोना इसे पता है। वहाँ के लोग मल्ली को देवी माँ पलची का रूप मानते हैं। कहा जाता है कि उसके अंदर कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं। मल्ली की हर एक दुआ कबूल होती है। कुछ गलती करने की वजह से मल्ली ने अपने हस्बैंड को ही यहाँ से दफा कर दिया था। उसके बाद मारी जमींदार को एक और सीक्रेट बात बताता है। जब जमींदार का गोद लिया बेटा जंगल में गया था हरण को मारने के लिए, उस वक्त मल्ली ने उस बंदे को पकड़ लिया। जंगल के नियमों को तोड़ने पर मल्ली ने उस बंदे को पेड़ से बांध दिया और उस बंदे को शेर के हवाले कर दिया। यह सुनने के बाद जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। मतलब इसका बेटा एक्सीडेंटली नहीं मरा, मल्ली ने इसको मार दिया। खैर मल्ली का एक भाई होता है जिसका नाम है करुम्बली, और वहाँ के लोग ये मानते हैं कि इसके पास भी कुछ अजीब की शक्तियाँ हैं। एक दिन करुम्बली एक तितली को देखता है और करुम्बली फौरन गांव वालों के पास जाकर ये कहने लगता है कि खतरा आने वाला है। मतलब तितली का मतलब ही खतरा है, कुछ अपशकुन होने वाला है। इस तरह से जब मगिल और जास्मिन ये दोनों उस किताब को पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो जाता है। वहाँ से मगिल जमींदार वनताराय के स्टैचू के पास जाकर खड़ेता है। तभी उस स्टैचू के ऊपर एक तितली आके बैठती है। इसे देखकर मगिल बहुत घबरा जाता है। तो वो तितली मगिल को एक कुएं के पास लाती है। उस कुएं में मगिल के फ्रेंड साइमन की लाश होती है। उसके बाद पुलिस वाले दोबारा इस कॉलेज में आते हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि साइमन ड्रग्स लेता था, एक अजीब के मशरूम्स को खाता था वो। एक दिन प्रिंसिपल ने साइमन को किसी से ड्रग्स खरीदते हुए भी देखा था। सो शायद ड्रग्स की हालत में वो कुएं में जाके गिर के मर चुका हो। इस तरफ मगिल का फ्रेंड मगिल को उस दिन का इंसिडेंट बताने लगता है। उस दिन साइमन की आंखें बहुत ही लाल थी और साइमन कहीं पर खोया हुआ था। मगिल का फ्रेंड कहने लगता है कि साइमन की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। मगिल फौरन प्रिंसिपल के पास जाकर इसका रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अब तक तकरीबन 3 मौतें हुई है और मगिल भी उसी कमरे में रहता है। खैर जो भी हो, अरुण मगिल को कमरा चेंज करने के लिए कह देता है। उसके बाद मगिल और जास्मिन ये दोनों दोबारा उस लाइब्रेरी जाते हैं, उस कहानी को कंटिन्यू करने लगते हैं। अब वनतारायण को वहाँ पर कॉलेज बनवाना था। सो वनतारायण पुलिस का सहारा लेता है। पुलिस इस गाँव आकर इन लोगों को 3 दिन का टाइम देती है यहाँ से खाली करने के लिए। यह सुनने के बाद बेचारे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। मल्ली इन सारे गांव वालों से देवी माँ की पूजा करने के लिए कहती है, वही इन लोगों की रक्षा कर सकती है। रात होने के बाद सारे गांव वाले देवी माँ की पूजा में लग जाते हैं। गांव में सिर्फ मल्ली और उसका भाई रहते हैं। थोड़ी देर बाद मारी कुछ लोगों के साथ मल्ली के घर के पास आता है और करुम्बली को हाथी भगाने के लिए बुलाता है, और ये काम सिर्फ करुम्बली ही कर सकता है। पहले तो करुम्बली मना कर देता है, लेकिन मल्ली इससे जिद करने लगती है जाने के लिए।
सो मौका देखकर मारी जमींदार को आवाज लगाता है। जमींदार अकेली मल्ली के पास आता है। मल्ली को मार पीट के उसका बलात्कार करता है। उसकी नाक की नथनी काट के अपने पास रख लेता है। उसके बाद जमींदार बेचारी प्रेग्नेंट मल्ली को मार भी देता है। थोड़ी देर बाद मल्ली का भाई वहाँ पर आता है। अपनी बहन की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है। इस तरह से जब मगिल और जास्मिन ये दोनों वो कहानी पढ़ रहे होते हैं, बाकी पन्ने सफेद होते हैं, मतलब उस किताब में आगे की कहानी नहीं होती। घर आने के बाद जास्मिन उस राइटर उर्चावन के बारे में रिसर्च करने लगती है। थोड़ा इधर उधर पूछने पर जास्मिन को ये बात पता चलती है कि उर्चावन अभी भी जिंदा है और जास्मिन किसी से उर्चावन का एड्रेस ले लेती है। दूसरे दिन मगिल और जास्मिन ये दोनों उर्चावन के घर जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि हमने आपकी बुक पढ़ी, जमींदार वनतरायन की बायोग्राफी, लेकिन वो कहानी अधूरी क्यों है। ये सुनने के बाद पहले तो उर्चावन इन दोनों को आगे की कहानी बताने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, लेकिन मगिल अपने हॉस्टल में जो हो रहा है वो उर्चावन को बताता है। सो उर्चावन आगे की कहानी को बताने लगता है। मल्ली मरने के बाद गाँव वाले मल्ली की लाश को वहीं पर दफना दिया। बेचारा करुम्बली इस गम को ना सहते हुए वो जंगल में कहीं पर चला गया। उसका नाम और निशान तक नहीं नजर आया। 3 दिन खत्म होने के बाद पुलिस वहाँ पर आई, इन गाँव वालों पर अत्याचार करने लगी। अब ये गाँव वाले अपनी जमीन को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए गाँव वालों ने खुदकुशी कर ली, वहीं पर अपनी जान दे दी। उसके बाद जमींदार वनतराय ने वहाँ पर कॉलेज का काम स्टार्ट किया। कुछ साल गुजरने के बाद जमींदार की तबीयत बिगड़ गई थी, वो मर गया। कॉलेज का काम पेंडिंग रह गया। खैर रात होने के बाद मगिल का एक फ्रेंड राजेश उसी कॉलेज में कुछ स्कल्पचर बना रहा होता है। तभी देखते ही देखते राजेश का सर चकराने लगता है। ये पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और जब राजेश अपना गला काटने ही वाला होता है तभी वहाँ पर मगिल आता है। राजेश को मार पीट के इसको बेहोश कर देता है। उसके बाद राजेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरे दिन मगिल प्रिंसिपल और वार्डन के पास जाकर जो कुछ हो रहा है वो सारी बात बताने लगता है। उन सुसाइड्स का उस कहानी का कोई न कोई लेना देना जरूर है। अभी भी मल्ली का भाई उस देवी माँ के पास आता रहता है। मैंने और जास्मिन ने करुम्बली को देखा था। अगर करुम्बली से पूछे तो इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा उसे, तभी हम इन सुसाइड्स को रोक सकते हैं। सो मगिल फौरन करुम्बली को ढूंढते हुए जंगलों में जाने लगता है। कुछ देर बाद इसको फाइंड आउट भी कर लेता है और करुम्बली से इन सुसाइड्स के बारे में पूछने लगता है। करुम्बली कहने लगता है कि मल्ली हमारे लिए एक देवी माँ की जैसी है। जहाँ पर मल्ली को दफनाया गया वहीं पर तुम्हारी रूम है। मैं हर फुल मून डे आकर पलिची देवी की पूजा करते रहता हूँ। मरे हुए तुम्हारे दोस्त अपवित्र काम करते थे, सो इसीलिए देवी माँ उन सारे लोगों को मार दिया। इस जमाने में भी मल्ली दोबारा जन्म लिया होगा और इसी तरह वो जमींदार भी। अगर मल्ली ने उस जमींदार को मार दिया तो ये सुसाइड्स रुक सकते हैं। इस तरफ वो प्रिंसिपल अरुण उर्चावन के घर जाता है और ऑफकोर्स उर्चावन के घर में वो मैजिकल मिरर होता है। जब अरुण उस मिरर के सामने देखता है तब जाके हमें ये बात पता चलती है कि अरुण और कोई नहीं, वो जमींदार वनतरायन है। एक्चुअली अरुण को अपना पूर्व जन्म के बारे में याद आ चुका था, इसलिए इसने इस कॉलेज को खरीद लिया। अरुण उर्चावन को देखकर कहने लगता है, तुम एक धोखेबाज हो। मैंने तुमसे मेरे अच्छाई के बारे में लिखने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बुराई के बारे में लिखा। तुम जीने के काबिल नहीं हो। इस तरह से कहते हुए अरुण उर्चावन को मार देता है। खर्च के बाद मगिल अरुण के पास जाकर जो करुम्बली ने कहा वही बात बताने लगता है। सर, हमें मल्ली और जमींदार को फाइंड आउट करके मल्ली के हाथों जमींदार का कत्ल करवाना होगा, तभी इन सुसाइड्स को रोक सकते हैं। यह सुनने के बाद अरुण अपने मन में सोचने लगता है कि इसको जल्द से जल्द मल्ली को फाइंड आउट करना होगा। मल्ली इसे मारने से पहले ये मल्ली को मार देना होगा। सो अरुण मगिल से सवाल करने लगता है, क्या तुमको किसी पर शक है? मतलब कौन मल्ली है, कौन जमींदार है? अगर तुमको किसी पर शक है तो तुम उसको मेरे पास ले आओ, मैं थेरेपी के जरिए से उसका पास्ट याद दिलाऊंगा। सो रात होने के बाद मगिल इसी के बारे में सोचते रहता है कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। मगिल का शक फौरन जास्मिन पर जाता है, क्योंकि एक दिन रात जास्मिन ने उस स्टैचू को देखकर, मतलब पलिची देवी की स्टैचू देखकर ये कहा था कि जास्मिन इस स्टैचू को पहले से ही जानती है, इसे ऐसा लगता है। और इसी तरह मगिल ने जास्मिन के हाथ पर एक अजीब का टैटू देखा था। ये सिंबल बॉर्न, डेथ, रीबॉर्न को दर्शाता है। सो मगिल फौरन जास्मिन को लेकर अरुण के पास जाता है। अरुण जास्मिन के सामने कैंडल रखकर इस पर फोकस करने के लिए कहता है, उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। इसी दरमियान में मगिल अरुण के वो सीक्रेट कमरे में जाता है जहाँ पर एंशिएंट सामान होते हैं। उसी कमरे में मगिल उस मैजिकल मिरर को देखता है। उस मिरर में मगिल अपने आप को देखता है। तब जाके मगिल को ये बात पता चलती है कि मल्ली और कोई नहीं, मगिल ही है। इस तरफ हिप्नोटाइज के दौरान जास्मिन बेहोश हो जाती है
सो अरुण को ये बात पता चलती है कि जास्मिन का कोई पूर्व जन्म नहीं है। उसके बाद अरुण फौरन मगिल के पास आता है। अरुण देख लेता है कि मगिल ही मल्ली है। जब अरुण उस मिरर के सामने जाता है तब जाके मगिल को ये बात पता चलती है कि वो जमींदार और कोई नहीं अरुण ही है। सो इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। बहुत लंबी फाइट होने के बाद फाइनली मगिल अरुण को मार ही देता है। अरुण को मारने के बाद मगिल दोबारा जंगलों में चला जाता है, नेचर में घुल मिल जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।